हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 10 है काव्यखंड से बड़ अकेला, जो कि त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखित काव्य है, रचित काव्य है। इसका हम लोग संदर्भ से व्याख्या, इनका जीवन परिचय, अभ्यास प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न सभी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा और जो भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, त्रिलोचन जी के जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के राज्य सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर हुआ था। त्रिलोचन जी ने शास्त्री परीक्षा कौन से विषय में और कहाँ से प्राप्त की? उत्तर में कहेंगे त्रिलोचन जी ने शास्त्री परीक्षा लाहौर से संस्कृति विषय में प्राप्त की। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन जी के पिता जी का क्या नाम था? उत्तर में कहेंगे त्रिलोचन जी के पिता का नाम था जगरदेव सिंह। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन जी की भाषा कैसी थी? तो ध्यान में रखेंगे त्रिलोचन जी की भाषा मुख्यतः शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, त्रिलोचन जी किस इंटर कॉलेज में किस विषय के प्रवक्ता रहे? उत्तर में लिखेंगे त्रिलोचन जी गणेश राम इंटर कॉलेज जौनपुर में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता रहे। त्रिलोचन जी ने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? उत्तर में लिखेंगे त्रिलोचन जी ने प्रभाकर, वानर हंस, आज, समाज आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। त्रिलोचन जी के 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो उत्तर में कहेंगे त्रिलोचन जी की 3 काव्य संग्रह, जीने की कला, धरती, उस जनपद का कवि हूँ आदि। त्रिलोचन जी की कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो लिखेंगे त्रिलोचन जी की कहानी संग्रह का नाम देश काल है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन जी की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर में लिखेंगे त्रिलोचन जी की मृत्यु 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में हुई। आगे हम लोग इस पाठ का संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्य परिचय पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखेंगे त्रिलोचन जी का प्रगतिशील काव्यधारा के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आधुनिक कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक हैं। इस त्रयी के अन्य 2 स्तंभ नागार्जुन एवं शमशेर बहादुर सिंह थे। इन्होंने एक सफल काव्य लेखन, संपादक एवं डायरी लेखन के रूप में हिंदी साहित्य की वो अतुलनीय समृद्धि प्रदान की। जीवन परिचय इस प्रकार से है, कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 20 अगस्त 1917 को ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव था। इनके पिता का नाम जगरदेव सिंह था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव कटघरा चिरानी पट्टी से ही प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में MA की डिग्री प्राप्त की। पश्चात लाहौर में संस्कृत विषय में शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रिलोचन जी को हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू व संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। ये लंबे समय तक गणेश राम इंटर कॉलेज जौनपुर में अंग्रेजी प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहे। सन 1970-1972 ईस्वी तक शास्त्री जी ने विदेशी छात्रों को हिंदी, संस्कृत, उर्दू की शिक्षा प्रदान की। इसके पश्चात इन्होंने कुछ वर्षों तक उर्दू विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की द्विभाषिक कोर्स उर्दू हिंदी परियोजना में कार्य किया। शास्त्री जी मुक्तबोध सृजन पीठ सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। इन्होंने सन 1995 से लेकर के सन 2001 के ईस्वी तक जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात इन्होंने प्रभाकर, वानर हंस, आज, समाज आदि पत्र एवं पत्रिकाओं का संपादन किया। त्रिलोचन जी ने समस्त जीवन बाजारवाद का विरोध किया। यद्यपि उन्होंने हिंदी विषय में प्रयोग धर्मिता का मुख्यतः समर्थन किया। शास्त्री जी के अनुसार भाषा में जितने प्रयोग होंगे वह उतनी अधिक समृद्धि एवं स्पष्ट होगी।
उन्होंने हमेशा ही नव सृजन को बढ़ावा दिया। महान कवि एवं लेखक त्रिलोचन शास्त्री का 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में निधन हो गया। साहित्य परिचय। त्रिलोचन जी काव्य की प्रगति धारा के यथार्थवादी कवियों में से एक प्रमुख कवि थे। त्रिलोचन जी की कविताओं में प्रमुख रूप से कमज़ोर वर्ग के मेहनती एवं समाज द्वारा तिरस्कृत व्यक्तियों की व्यथा का वर्णन किया गया है। उनकी कविता का निम्नलिखित अंश इस कथन का उदाहरण है। उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता। त्रिलोचन जी की कृतियों का नाम उल्लेख करते हुए भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ध्यान में रखेंगे कृतियाँ किस प्रकार से है। त्रिलोचन जी की गद्य एवं काव्य दोनों ही विषयों में लेखन कार्य किया, किंतु उन्हें मुख्यतः कवि अथवा काव्य लेखन के रूप में ही जाना जाता है। शास्त्री जी का प्रथम कविता संग्रह धरती सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ एवं ताप के ताए हुए दिन, उनके चर्चित कविता संग्रह है। शास्त्री जी के अब तक 17 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। काव्य संग्रह शब्द अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ मेरा घर, चैती, अन्य कहानी भी, जीने की कला, कहानी संग्रह में इनका है देश काल, डायरी इन्होंने लिखी है दैन दिनी और संपादित किया है मुक्ति बोध की कविताएं। भाषागत विशेषता की अगर बात करते हैं तो उन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में लोक भाषा, अवधी एवं प्राचीन भाषा संस्कृत का भी प्रयोग हुआ है। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि होने के कारण शास्त्री जी मार्क्सवादी चेतना के संपन्न कवि थे। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल एवं शास्त्री जी तीनों के वाम विचारधारा से संबंधित कविताओं की रचना की, किंतु शास्त्री जी इनकी कविताएं इन दोनों प्रसिद्ध लेखकों से भिन्न भाव प्रकट करती है। शास्त्री जी लेखन कार्य में तुलसीदास जी एवं निराला जी को अपना आदर्श मानते थे। त्रिलोचन शास्त्री जी ने अपने काव्य संग्रह में गीत, गज़ल, सॉनेट, कुंडलियाँ, बैरवय, मुक्त छंद जैसे अनेक प्रचलित छंदों का प्रयोग किया। इन सभी छंदों में सॉनेट यानी चतुष्पादी के कारण वह अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। शास्त्री जी के हिंदी सॉनेट का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने इस छंद को भारतीय रूप में परिवर्तित कर लगभग 550 सॉनेट की रचना की। इसके द्वारा इस छंद में रचित कविताओं की तुलना स्पेंसर, मिल्टन व शेक्सपियर जैसे कवियों की कविताओं से की जाती है। सॉनेट को जितनी विशेषता का वर्णन साहित्यों में किया गया है, उन सभी का एक स्पष्ट एवं प्रभावशाली प्रयोग त्रिलोचन जी के काव्य में किया गया है। अब हम लोग चैप्टर के पद्यांश का व्याख्या देखेंगे। जो पहली पंक्ति यहाँ पे दे रखी है, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इसका काव्य सौंदर्य बताइए। ये स्टार्ट होता है बड़ अकेला डैश डैश अभियान बेला। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के त्रिलोचन शास्त्री द्वारा रचित बड़ अकेला नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को सांसारिक बातों की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार से होगा, कवि व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि यदि तुम्हारे साथ चलने के लिए कोई ना हो तो भी तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले ही अपने पथ पर आगे बढ़ते चलना चाहिए। यदि स्वयं को अकेला मानकर भय से या अन्य किसी कारण से तुम्हारे कदम बढ़ने के बाद रुक जाएं तो सोच लो ये सांसारिक लोग तुम्हें क्या कहेंगे, अर्थात तुम्हारे विषय में क्या सोचेंगे। इसलिए तुमको प्रत्येक बाधा का सामना करते हुए आगे ही बढ़ते चले जाना है। यहाँ संसार विचित्र प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। किसी व्यक्ति को उचित उद्देश्य की ओर अग्रसर होता हुआ देखकर उसे निराश रोकने की प्रत्येक संभव कोशिश करता है, लेकिन
तुमको इसकी चिंता किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुमको केवल अपना उद्देश्य ही प्राप्त नहीं करना है, वरन अन्य लोगों को के लिए भी एक ऐसा पथ तैयार करना है जिस पर चलकर वे बिना किसी अवरोध से के अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अथवा किसी भी अभियान के लिए यही उचित समय है, अतः समय को पहचान कर तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो निरंतर प्रयत्न और कर्मशील रहकर ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और इस कार्य में कोई उसकी सहायता नहीं करता है। कवि ने इस तथ्य को बड़े भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। सेकंड है, पंत और बेला का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। कदम आगे बढ़कर रोक लेने वाले व्यक्ति का संसार उपहास करता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली विवेचनात्मक है, रस वीर है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास और छंद तुकांत मुक्त है। श्वास ए डैश डैश काम मेला संदर्भ पूर्वक की तरह ही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई प्रेरक सहायक ना हो तो व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार से है। कवि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहता है कि तुम यह मत समझो कि इस मार्ग पर चलने वाले तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी सांस है जो प्रत्येक क्षण चलते हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रही है। इस मार्ग पर पहले से भी अनेक लोग चल चुके हैं जिनके निशान तुम्हें मिल जाएंगे। उन्होंने ये मार्ग तुम्हारे चलने के लिए बनाया है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इस सुनसान और निर्जन रास्ते पर आगे बढ़ कर के तुम्हें इसकी शोभा को बढ़ाना है। ईश्वर द्वारा तुमको प्रदत्त मानव जीवन उसका एक अमूल्य उपहार है। यदि तुम यह समझते हो कि जब तुम्हारा साथ देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे तब ही तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा यह विचार गलत है। व्यर्थ के लोगों के जमघट के लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता है। कर्म करते हुए आगे बढ़ने से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। अतः तुम अकेले ही अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अमूल्य देन है। मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अमुक मार्ग पर वह अकेले पथिक है। इस मार्ग पर उससे पहले भी अनेक लोग चल चुके हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली उद्बोधनात्मक है, रस वीर रस है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद तुकांत मुक्त है। दूसरी पंक्ति है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। हो ना कुंठित हो ना स्तंभित यह मधुर अभियान बेला। भाव स्पष्ट में लिखेंगे। कवि यहाँ मनुष्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संसार विचित्र प्रकार के लोगों से भरा है जो किसी व्यक्ति को उचित मार्ग पर बढ़ते हुए देखकर उसे निराश करके रोकने की हर संभव कोशिश करते हैं। अतः मनुष्य तो उनकी बातों पर ध्यान न देकर के अपने लक्ष्य पर बिना किसी निराशा के आगे बढ़ता चल। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए यह समय उचित है, अर्थात तुम सब समय को पहचानो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, शून्य का श्रृंगार तो उपहार तो किस काम मेला। भाव स्पष्ट की बात करते हैं तो कवि यहाँ मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए अपने भाव स्पष्ट करता है। जो मार्ग तुमने निर्धारित किया है, इस सुनसान व निर्जन रास्ते पर आगे बढ़कर तुम्हें ही इसकी शोभा बढ़ाना है। ईश्वर ने तुम्हें अमूल्य मानव जीवन प्रदान किया है। यदि तुम सोचोगे कि जब तुम्हारा साथ देने वाले बहुत लोग होंगे तब ही तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा यह विचार गलत है। व्यर्थ के लोगों को जमा करने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, अपितु कर्म करते हुए आगे बढ़ने से लक्ष्य प्राप्त होता है। अर्थात मनुष्य तुम किसी की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिलोचन जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 20 अगस्त सन 1925 को। सेकेंड है 20 अगस्त 1948 को। थर्ड ऑप्शन है 20 अगस्त 1917 को और अगला है 20 अगस्त 1934 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल सही है। 20 अगस्त 1917 को त्रिलोचन जी का जन्म हुआ था।
सेकंड प्रश्न है कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन है बलदेव सिंह, दूसरा ऑप्शन है यशवंत सिंह, तीसरा है वासुदेव सिंह और चौथा है कर्मवीर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है, वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम था। त्रिलोचन जी किस काल के कवि थे। पहला ऑप्शन है रीतिकाल, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है नई कविता और चौथा है प्रगतिवादी। तो ध्यान में रखेंगे, इसका द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोचन जी प्रगतिवादी काल के कवि थे। अगला प्रश्न है त्रिलोचन जी की भाषा निम्नलिखित में से किसका समन्वय है। भाषा में किसका समन्वय है। पहला ऑप्शन है सरल और व्याकरण, दूसरा कठिन और सरल, तीसरा कठिन और ब्रज भाषा, चौथा है अवधि और सरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अवधि और सरल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध से। पहला प्रश्न है कि बड़ अकेला कविता में व्याप्त अलंकार का नाम बताए तथा प्रयुक्त अलंकार के 2 उदाहरण भी लिखिए। तो बड़ अकेला कविता में सर्वत्र आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। इसमें इसके उदाहरण हैं चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, आपको मालूम होगा। सेकंड है खैर खून खासी खुशी बैर प्रीत मदमान। और अगला है रहीमन दबे न दबे जानत राकल जहान। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बड़ अकेला विश्व जीवन मूक दिन का प्राणमय स्वर, सांद्र पर्वत श्रृंग पर अविराम निर्झर, सकल जीवन को जो जगत के खेल पर उल्लास खेला, बड़ अकेला बड़ अकेला। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कवि ने मनुष्य को प्रकृति से प्रेरणा लेकर के कार्य करने की सलाह दी है, क्योंकि मौन रहकर भी प्रकृति बहुत कुछ कहती है। भाषा सांस्कृतिक निष्ठ खड़ी बोली है, शैली उद्बोधनात्मक है, वीर रस है, यहाँ पे गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद तुकांत है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।